नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम देख रहे थे आरएएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल। ठीक है, तो उसमें हमने पहले योगा एंड स्पोर्ट्स फिनिश किया। फिर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर चुके हैं और उसमें हमने शुरुआत में बेसिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बेसिक्स देखे। फिर हमने नेचर और स्कोप देखा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, नेचर और स्कोप। फिर उसके बाद में हमने देखा इवोल्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास कैसे हुआ। ये देखो, हैंड राइटिंग पे मत जाना क्योंकि ये पेन टैबलेट है, इसमें बहुत ही गंदी आती है। एनीवेज, तो आज हम लोग फोर्थ लेक्चर ले रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। और हम लोग जो आरएस के सिलेबस में दिया हुआ है कोर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो जो टॉपिक्स हैं उनको देख रहे हैं। 65 मार्क्स का ये टोटल सब्जेक्ट है एंड इट इज वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग। तो मेक श्योर कि आप ये लेक्चर्स जरूर देख लें, और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और वीडियो के कमेंट में आप बता देना कि आपको पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज हम देखेंगे नवलोक प्रशासन। हम देखेंगे नवलोक प्रशासन है क्या, लोक प्रशासन के बाद में नवलोक प्रशासन की जरूरत क्यों पड़ी, और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे इसमें क्या क्या इसमें जो चेंजेस हुए लोक प्रशासन में, तब इसका नाम नवलोक प्रशासन या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनपीए दिया गया। तो सबसे पहले देखो, ये 1968 में यूएसए में जो डेवलप्ड अवधारणा है उसके बेसिस पे और क्या क्या कारण रहे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आने के, तो वो देखें तो ये सोशल इकोनॉमिक टर्बुलेंस है ना, सामाजिक आर्थिक टर्बुलेंस या टर्मोइल हुआ अमेरिका में, है ना। यूएसए में उस टाइम पर 1968 से पहले ऐसा माहौल चल रहा था कि जो पॉलिटिशियंस थे, है ना, जो पॉलिटिशियंस थे और जो सिविल सर्वेंट्स थे, वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे थे कि विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो पॉलिटिशियन कह रहे हैं सिविल सर्वेंट नहीं कर रहे, सिविल सर्वेंट कह रहे हैं पॉलिटिशियन नहीं कर रहे। तो ये जो डाइकोटॉमी हुई थी उसके कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने की वजह से कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे जो अभी हम करंटली डेवलपिंग कंट्रीज में जो प्रॉब्लम देख रहे हैं वो प्रॉब्लम्स अमेरिका में उस टाइम पर आ रही थी, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, रैपिड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, फिर स्लम्स डेवलप हो रहे थे, फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। उस टाइम पर ये नई प्रॉब्लम थी, आज जो इतनी जनरलाइज हो गई ना, उस टाइम पर ऐसी कॉमन नहीं थी। फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होगी ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम भी बढ़ रही थी। तो ड्यू टू ऑल दीज रीजंस, है ना, ये एनपीए की ग्रोथ के लिए एक बेसिक कारण बना। फिर उसके बाद में 1967 में हनी रिपोर्ट भी एक बेसिक कारण था, और वो कहता है कि ये जो फेलियर हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसके कारण से क्या क्या आया, देखो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब कुछ आया, तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर हुआ। कहीं ना कहीं आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन के बाद में पॉलिसी एग्जीक्यूशन में काम सही से नहीं कर पाए, पर सिविल सर्वेंट्स तो ब्लेम कर रहे थे पॉलिटिशियंस को कि आप पॉलिसी एग्जीक्यूशन तो हम बाद में करेंगे, पहले आप फॉर्मुलेशन ही सही से नहीं कर रहे हो। तो फिर हनी रिपोर्ट आई, और हनी रिपोर्ट कहती है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट यूएसए में डेवलप नहीं हुआ। एज अ सिस्टम हमने हमेशा से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को दो तरह से देखा है ना। एक तो एज अ सिस्टम है, जो हम देखते हैं प्रशासन, जो गवर्नमेंट ऑफिस है, और एक एज अ सब्जेक्ट है, जो विषय के रूप में जिसको हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे 65 नंबर का है, बाकी एमए पीएचडी ये सारे इसमें होते हैं। तो ये सब्जेक्ट के तौर पे एज अ सिस्टम तो इसका विकास हुआ थोड़ा बहुत जो भी हुआ, पर एज अ सब्जेक्ट ये यूएसए में डेवलपमेंट इसका नहीं हो पाया। फिर उसने कुछ रिकमेंडेशंस भी दी। क्या क्या रिकमेंडेशन थी, एक तो आप पीजी स्टूडेंट्स जो हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम चालू करो। फिर आप जो रिसर्च कर रहे हैं उनको इकोनॉमिक एड दो, जैसे इंडिया में जेआरएफ दिया जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, ये सब दिया जाता है। फिर आप स्टैब्लिश करो क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नीपा, और वो काम क्या करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर उसके बाद में फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस होती है, वो भी 1967 की कॉन्फ्रेंस है। चार्ल्स वर्थ इसके चेयरमैन होते हैं, और वो कुछ इश्यूज डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम हो रही है पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन, जो वुडरो विल्सन हमने शुरू में पढ़ा कि वुडरो विल्सन आकर के और करके क्या गया है, कि वो करके गए हैं कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी होनी चाहिए। तो इन्होंने उस डायकोटॉमी को अपोज किया। इन्होंने कहा ये दोनों भाई एक ही सिस्टम में काम करने वाले लोग हैं, साथ में काम करने चाहिए, ऐसा कुछ इन्होंने अपोज कर दिया इस डायकोटॉमी को। फिर इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की हायरार्की में, जो हम देख रहे थे कि पद सोपान है, आपको लेवल जंप करके कहीं पर जाना है, जैसे हमने पिछली बार एग्जाम्पल के तौर पे देखा था कि ये अगर कलेक्टर है, यहाँ पर कलेक्टर है, यहाँ पर एडीएम है, यहाँ पे एसडीएम है, तो अगर एसडीएम को डायरेक्ट कलेक्टर से काम हो तो भी उसको प्रॉपर चैनल फॉलो करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रिक्ट रिजिड हायरार्की है। तो इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है हायरार्की की। फिर इन्होंने विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, इंस्टेड ऑफ सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण की बजाय इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की। फिर इन्होंने कहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को फोकस करना चाहिए, प्रॉब्लम्स कौन कौन सी प्रॉब्लम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्सेट्रा, इन प्रॉब्लम्स पे इनको फोकस करना चाहिए। तो ये फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में बात हुई। उसके बाद में आती है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विकास के लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है, वो है मिनब्रुक कॉन्फ्रेंस। ठीक है, मिनब्रुक एक देखो यूएस में जगह है, और इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अब है ना फ्री तो बैठे हुए ही हैं, और हम हर 20 साल में क्या करेंगे, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इन्होंने ये तीन अभी तक कॉन्फ्रेंस हुई है, वो हम आगे देखते हैं। बेसिक इसमें देखो, इसके जो पहली कॉन्फ्रेंस थी उसके चेयरमैन वाल्डो थे, ड्वाइट वाल्डो इनका नाम है, ड्वाइट वाल्डो। फिर यहाँ पर डिसाइड हुआ कि इसके चार ऑब्जेक्टिव्स है ना। और चार ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, वैल्यू, इक्विटी, रेलेवेंस और चेंज।
वैल्यू मूल्य, इक्विटी समता, रेलेवेंस प्रासंगिकता और चेंज मतलब परिवर्तन, ये चार इसके ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन किए कहां पर, मिनब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 में। फिर कंट्रीब्यूशन देखो इसका क्या है कि एनपीए जब आया तब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लिटरेचर था उसमें डेवलपमेंट हुआ और बुक्स लिखी गई। ड्वाइट वाल्डो ने लिखी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस। फिर बुक लिखी फ्रैंक मरीन ने या फ्रैंक मरीनी ने, इन्होंने बुक लिखी टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनबुक प्रोस्पेक्टिव, ये एक ही किताब का नाम है ना। तो ये दो किताबें और भी बहुत सारी लिटरेचर हुई, पर कंट्रीब्यूशन में हम कह सकते हैं कि लिटरेचर का विकास हुआ और ये दो एग्जाम्पल के तौर पे बुक्स डाल सकते हैं। फिर अब अपन फीचर्स देखें एनपीए के कि क्या क्या फीचर्स हैं। तो अपन ने बात करी, जो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में बात हुई कि ये अपोज कर रहा है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी को, फ्लेक्सिबिलिटी की ये बात कर रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन को, विकेंद्रीकरण को ये सपोर्ट कर रहा है। फिर इसने चार गोल्स बताए, ठीक है, मूल्य बताया, समता बताया और प्रासंगिकता बताया और परिवर्तन बताया, वैल्यू, इक्विटी, रिलेवेंस और चेंज। फिर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि इसमें चेंज इन एटीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ये कहता है कि आपको सिविल सर्वेंट्स को अब एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है, ये जो भगवान बने बैठे हो ये इससे काम होगा नहीं। फिर एम्फेसाइज करने को बोला इसने पब्लिक पार्टिसिपेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा, इसलिए एम्फेसाइज किया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर सपोर्ट किया डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन या डाउन साइजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी को, वी नौकरशाहीकरण को ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है जो एनपीए है। और हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, आगे भी जैसे जैसे और पढ़ेंगे, अप्रोचेस पढ़ेंगे या फिर कुछ पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे कि है क्या, क्यों इसको किया जा रहा है। जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनते जा रहे हैं यहाँ पे, ये एनपीए जब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो हमारे कुछ एनपीए ऐसे हैं जो अधिकारी तो हैं पर वो समाज के लिए और गवर्नमेंट के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए हैं, तो उन एसेट्स को हटा दो, फिर तो डाउन साइजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी कर दो। फिर क्लाइंट सेंसिटिविटी ओरिएंटेशन की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये बात करता है कौन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अवलोक प्रशासन। फिर अपन देखें तो चार ऑब्जेक्टिव देखो, ये एक बार 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो एनपीए के चार ऑब्जेक्टिव्स है ना उनके बारे में थोड़ी सी बात करें तो वैल्यू है ना, सबसे पहले मूल्य की बात करें तो मूल्य में एनपीए एम्फेसाइज करता है सिविल सर्वेंट को वैल्यू ओरिएंटेड होने के लिए, है ना। अब अपन इतने टाइम से यही देख रहे हैं कि जो साइंस के ऊपर बात कर रहे थे वुड्रो विल्सन और ये लोग जब बात कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि ये साइंस है क्योंकि ये वैल्यू ओरिएंटेड नहीं है, पर एनपीए क्या कह रहा है, इसको वैल्यू ओरिएंटेड सिविल सर्वेंट्स को होना चाहिए। फिर इक्विटी की बात आ रही है, समता की, तो ये कह रहे हैं कि आप सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक इक्विटी लाओ सोसाइटी में, ये आपका काम है। फिर चेंज परिवर्तन की जब ये बात करता है तो ये कहता है कि मल्टी डायमेंशनल चेंजेस होनी चाहिए सोसाइटी में, किस लेवल पे, सोशल सामाजिक लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे और कल्चरल सेक्टर में, है ना, कल्चरल लेवल पे। तो ये सारे परिवर्तन पे फोकस कौन करेगा, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकस करेगा। फिर रेलेवेंस की बात करें, प्रासंगिकता, तो एनपीए आल्सो फिक्स्ड और डिटरमिनिंग सोशो इकोनॉमिक रेलेवेंस ऑफ सिविल सर्वेंट्स, है ना, आर्थिक सामाजिक रेलेवेंस प्रासंगिकता सिविल सर्वेंट्स की एनपीए फिक्स करेगा। तो ये देखो 5 नंबर में पहले आया हुआ है, आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, वापस सेम क्वेश्चन पूछ सकती है विदाउट एनी चेंजेस, तो ये याद रखना फॉर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनपीए। फिर हम एनपीए की कुछ क्रिटिसिज्म है वो देखते हैं। तो जब एक साइड में एनपीए बात कर रहा है ओवर डिपेंडेंसी या डिपेंडेंसी ऑन ब्यूरोक्रेसी की, उसी उसी साइड में, दूसरी साइड में वो बात कर रहा है वी नौकरशाहीकरण की या डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन की। तो ये तो लैक ऑफ इंटीग्रिटी हो गई भाई, एक तरफ तो आप कह रहे हो ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, एक तरफ आप कह रहे हो इनको हटाओ, तो काम होगा कैसे। फिर दूसरी तरफ ये एम्फेसाइज कर रहा है वैल्यूज पे। अब देखो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वैसे ही बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि आप वैल्यू पे एम्फेसाइज करो कि ना करो, तो ये एम्फेसाइज ओवर एम्फेसाइज कर रहा है वैल्यूज पे, करना तो चाहिए पर ओवर एम्फेसाइज नहीं होना चाहिए। फिर जब एनपीए की हम बात करते हैं तो आज देखते हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये रेलेवेंट नहीं था, है ना, उस पर्टिकुलर टाइम पे जैसे इंडिया था 1968 में, जो इंडिया था उसके लिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो अवधारणा थी जो कि 1955 में आई थी, जो हम बाद में देखेंगे, वो बहुत प्रासंगिक थी। परंतु ये एनपीए जो थी ये सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड नेशंस के लिए ही अवधारणा मानी गई, तो ये इट वाज नॉट रेलेवेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एट दैट टाइम, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखो इंडिया के रेफरेंस में या डेवलपिंग कंट्रीज के रेफरेंस में देखें तो आज के टाइम पे तो अब तो इंडिया विकासशील में भी थोड़ा आगे आ गया है, तो अब एनपीए क्या रेलेवेंट है इंडिया में या फिर ऐसा कुछ काम हो रहा है इंडिया में जो अपन को ये बताए कि हाँ एनपीए थोड़ा प्रासंगिक अब लग रहा है। तो देखो सबसे पहले अपन ने रिजेक्शन की बात की थी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी की, तो ये तो रिजेक्शन इंडिया में हमेशा से ही है, मतलब काफी ज्यादा ही अच्छा खासा ही है कि ब्यूरोक्रेट जो होते हैं उनका बहुत अच्छा खासा रोल होता है। आपको पता है पूरा का पूरा ऐसे कैसा सेक्रेटेरिएट, ऐसा कैसा ये डायरेक्टरेट पूरा का पूरा बना हुआ है मंत्रियों की सहायता के लिए या फिर उनको जैसी भी पॉलिसी एग्जीक्यूशन में मदद करने के लिए, और दोनों पैरेलल लेवल पे काम कर रहे हैं। फिर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन में विकेंद्रीकरण में क्या होगा, तो 1993 में देखो 93 94 में जो रिफॉर्म्स हुए 1993 में 73वां संविधान संशोधन आया, 74वां आया, उससे अपन ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनाए, है ना, पीआरआईज बनाए, फिर यूएलबी बनाए, अर्बन लोकल बॉडीज बनाए, और इससे हमने जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स थी वो पावर्स दे दी पंचायती राज को, अर्बन लोकल बॉडीज को, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए हम 93 94 में ये काम कर चुके हैं। फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्लाइंट सेंसिटिविटी ओरिएंटेशन होनी चाहिए, इसके लिए हम एफर्ट्स डाल ही रहे हैं, हम आरटीआई लाए हैं, सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण पे बात करते हैं, सिटीजन चार्टर है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है, तो ये सारी चीजें पब्लिक पार्टिसिपेशन को ही तो बढ़ाने का काम कर रही है।
फिर अगर अपन फ्लेक्सिबिलिटी देखें हायरार्की में, तो ई गवर्नेंस का जो मॉडल है, जो मैंने आपको बताया था 1992 में वर्ल्ड बैंक द्वारा ये जो शब्द दिया गया ई गवर्नेंस, उसमें ये ई गवर्नेंस क्या बात करता है कि ये हायरार्की अपने आप ही कम हो जाएगी जब ई गवर्नेंस हो जाएगा। तो जैसे मान लो, जैसे सेक्रेटेरिएट, राजस्थान सेक्रेटेरिएट में एक फीफो सिस्टम है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब आप कितनी भी कोशिश कर लो कि आप पहले किसी की जाग जुगाड़ लगा करके उसको वहां पर बैठाओ, परंतु जो फाइल पहले आई है वही फाइल पहले जाएगी, उसके बाद दूसरी फाइल आई, दूसरी जाएगी, तीसरी आई, तीसरी। तो अब ये फीफो आ गया तो ई गवर्नेंस में हायरार्की अपने आप ही कम हो गई। तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी इन हायरार्की भी इंडिया में रेलेवेंट है। फिर चेंज इन एटीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट्स, तो ये देखो हमने बहुत सारे जो कमिटीज और उनके रिकमेंडेशंस थे उनको लागू किया। तो युगांधर कमेटी, सुरेंद्र नाथ चतुर्वेदी कमेटी, ये सारी कमिटीज थी और इनके जो रिकमेंडेशन थे उनसे हमने एथिक्स और इसके बारे में बात किया। जैसे आपको पता है कि सिविल सर्विसेज में, आरएएस में, सब में, आरएएस में भी 65 नंबर का एथिक्स है, सिविल सर्विसेज में तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है एथिक्स। तो एथिक्स के ये पेपर डाला क्यों है? ये चेंज लाने के लिए तो डाला है। अब चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, पर डाला तो उसी के लिए गया है। फिर डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन की बात करता है, डाउन साइजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो इसमें देखो हम बात करते हैं गोल्डन हैंडशेक स्कीम की। तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो अंडर परफॉर्मिंग पब्लिक पीएसयूज हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट देना, वीआरएस देना। फिर लेटर एंट्री स्कीम है। तो ये देखो डायरेक्ट सिविल सर्वेंट्स को एडिशनल सेक्रेटरी या एसीएस के पद पर भर्ती करना, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में उन लोगों को, तो ये लेटर एंट्री हो जाएगी। फिर फिफ्थ पे कमीशन ने तो पहले ही कहा था कि 30% गवर्नमेंट जॉब्स को तो अबॉलिश ही कर देना चाहिए। तो ये डीब्यूरोक्रेटाइजेशन की बात हो गई। फिर देखो हमने देखो एनपीए के बारे में ये बेसिक चीजें सारी देख ली। अब इसके बाद में लास्ट में मिनब्रुक कॉन्फ्रेंसेस हैं 3, और उसके बाद में ये लेक्चर खत्म है। तो हम पहले तीनों मिनब्रुक कॉन्फ्रेंसेस को कंपैरेटिवली देख लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हर 20 साल में ये मिनब्रुक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, 1968, 1988 और 2008, है ना। तो ये 3 हो चुकी है, अब 2028 में होगी। तो आई होप, ठीक है। तो अब लास्ट में देखो हम लोग मिनब्रुक कॉन्फ्रेंसेस देख लेते हैं। तीन मिनब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई जो कि 1968, मैंने आपको बताया था कि ये हर 20 साल में ऑर्गेनाइज होती है। तो 1968, 1988 और 2008 में। अब अगली जो होगी वो चौथी 2028 में होगी। तो ये कब कब ऑर्गेनाइज हुई, फिर इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन थे, महिला पार्टिसिपेशन था कि नहीं था, इन्होंने क्या काम किया और इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या राय दी। तो वाल्डो की पहली मिनब्रुक कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज हुई, सोशो इकोनॉमिक टर्मोइल यूएसए में चल रहा था, जब हमने एनपीए का देखा, एनपीए का ओरिजिन, कॉजेस क्या रहे एनपीए के ओरिजिन के। और फिर इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे वो ज्यादातर यंग लोग थे और इसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन नहीं था। जबकि सेकंड जो मिनब्रुक कॉन्फ्रेंस है वो एरा ऑफ एलपीजी के दौरान आई, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आ रही थी पूरी दुनिया में, और यूथ और एक्सपीरियंस दोनों तरह के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और महिलाओं का भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन इसमें रहा। फिर थर्ड जो है वो रोजमेरी ओलिवेरी इसकी चेयरमैन थी। ये तीनों चेयरमैन है ना, ठीक है। फर्स्ट के चेयरमैन ड्वाइट वाल्डो थे, सेकंड के रिक्सन और थर्ड के रोजमेरी ओलिवेरी। फिर थर्ड ऑर्गेनाइज हुई कब, जब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, यूएसए में डिप्रेशन चल रहा था और एरा ऑफ मोबाइल गवर्नेंस आ रहा था, है ना। इसमें 220 रिप्रेजेंटेटिव्स थे 13 डिफरेंट कंट्रीज से, और इसमें वेरियस वुमेन स्कॉलर्स का पार्टिसिपेशन भी देखा गया। फिर जब अपन फर्स्ट कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो उसने एनपीए के लिए देखो 4 गोल्स भी सेट किए थे, समता, मूल्य समता और प्रासंगिकता और परिवर्तन। जबकि सेकंड जो मिनब्रुक कॉन्फ्रेंस है वो एम्फेसाइज करती है इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। फिर जो थर्ड मिनब्रुक कॉन्फ्रेंस है वो किस पे फोकस करती है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, टार पे, है ना। ये इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, डेवलप कंट्रीज में इसी पे फोकस रहता है। और जो फर्स्ट मिनब्रुक कॉन्फ्रेंस है वो देखो क्रिटिसाइज करती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, जबकि लिमिटेड रोल को सपोर्ट करती है। सेकंड कॉन्फ्रेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लिमिटेड रोल होना चाहिए, और थर्ड कॉन्फ्रेंस क्या कहती है कि ये सिग्निफिकेंट रोल होना चाहिए सिविल सर्वेंट्स का, ये सिविल नहीं है, सिविल सर्वेंट्स है। और इसमें ये थर्ड कॉन्फ्रेंस का थीम भी देख लो, द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सर्विस एंड पब्लिक मैनेजमेंट, लोक प्रबंधन, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंसेस हैं। तो ये हमने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया। इसके बाद में हम अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, और आई होप बहुत ज्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं होंगे, और उसके बाद में तो छोटे छोटे टॉपिक्स ही बाकी रहेंगे। जो अप्रोचेस है वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसके बाद में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, विल फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। 1 महीने में आपको आई विल ट्राई कि ये सारी चीजें कवर हो जाएं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।